और कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट मोड पे आ रहा हूं। पर हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं कन्वेक्शन पे आ रहा हूं। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। एटम्स वाइब्रेट एट देयर प्लेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड द वाइब्रेशन इज ट्रांसफर्ड टू नियर बाय एटम्स एंड हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब तुम खुद मुझे बताओ, सब ध्यान से सोचना। सॉलिड्स है, लिक्विड्स होते हैं, और आपकी गैसेस स्टेट होती है। सॉलिड्स में क्या होते हैं, एटम पास पास होते हैं, तुमने देखा है एटम्स आर क्लोजली पैक्ड इनसाइड सॉलिड्स। लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। पर गैसेस में तो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आप सॉलिड में किसी एटम को वाइब्रेट कराओगे तो एक बात तो पक्की है कि ये पास वाले को पक्का वाइब्रेट कराएगा। क्यों? क्योंकि एकदम चिपके हुए होते हैं। तो ये अगर हिलेगा तो ये अगर पक्का हिलेगा, ये इसको वाइब्रेट कराएगा, ये इसको वाइब्रेट कराएगा। लिक्विड में क्या है, अगर ये वाइब्रेट करेगा तो ये इसको ज्यादा वाइब्रेट नहीं करा पाएगा, ये थोड़ा ही वाइब्रेट करा पाएगा, और ये इसको और कम वाइब्रेट करा पाएगा। तो लिक्विड में क्या होता है, कंडक्शन थोड़ा धीरे होता है ना। सॉलिड्स में कंडक्शन बहुत तेज होता है क्योंकि एटम्स पास पास है। और तुम गैसेस का सोचो, साला ये अगर वाइब्रेट करेगा ना तो जरूरी नहीं है कि वाइब्रेट भी करे, क्योंकि इसमें दूरी ज्यादा है। तो कोई तुम्हें पूछे कि कंडक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो कंडक्शन रेट इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। तो सबसे ज्यादा तेज कंडक्शन किस में होगा, सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सॉलिड में एटम्स बहुत पास पास है। सॉलिड से कम रेट में किस में होता है, लिक्विड्स में। और सबसे धीरे, या फिर तुम सोचो ना के बराबर, किस में होता है, गैसेस में। इसीलिए तुम्हारा थर्मस होता है ना, थर्मस के अंदर देखना तुम, हवा भरी होती है, या थर्मस के अंदर वैक्यूम होता है दोनों के बीच में। ताकि वैक्यूम में क्या होता है, एटम्स ही नहीं है तो कंडक्शन हो ही नहीं सकता। तो सबसे तेज किस में होता है, सॉलिड में। फिर किस में होता है, लिक्विड में। फिर किस में होता है, गैसेस में। लिख लो अपनी कॉपी में। और उसका रीजन क्या है, सॉलिड्स में एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। तो अगर एक वाइब्रेट करेगा तो वो पास वाले को पक्का वाइब्रेट कराएगा। लिक्विड में दूर दूर होते हैं तो कंडक्शन धीरे होता है, और गैसेस में तो यार बहुत दूर दूर होते हैं तो कंडक्शन की रेट बहुत कम होती है, ना के बराबर। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, कन्वेक्शन। और अब तुम सब समझना कि कन्वेक्शन होता क्या है ना। पहले सब समझना। सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में मैंने ठंडा पानी भर दिया। ठीक है, और मान लो कि मैंने अब नीचे क्या लगा दी, इस कंटेनर के नीचे मान लो मैंने आग लगा दी। तो देखो, अगर आप नीचे आग लगाओगे तो नीचे वाला पानी पहले गर्म होगा, हॉट वाटर। ऊपर वाला पानी बाद में गर्म होगा, तो वो अभी भी ठंडा होगा। लेकिन याद रखना, ठंडा पानी भारी होता है। जो कोल्ड पानी होता है ना, ठंडा पानी हैवी होता है। और जो गर्म पानी है वो हल्का होता है, लाइट। और आप खुद मुझे बताओ, ऊपर वाली चीज भारी है, नीचे वाली चीज हल्की है, तो होगा क्या, थोड़ी देर के बाद ये कोल्ड वाटर तो नीचे आ जाएगा ग्रेविटी के कारण। और जो ठंडा और जो गर्म हो गया पानी, वो आपका कहां चला जाएगा, वो आपका ऊपर चला जाएगा। तो तुम कभी भी घर पे ना, वो इमर्जन रोड नहीं आती है, घर पे कभी इमर्जन रोड से पानी गर्म करना, तुम देखना ऊपर वाला पानी तुम्हारा ठंड गर्म होगा, पर नीचे वाला पानी तुम्हारा ठंडा होगा। क्योंकि जैसे ही ऊपर वाला पानी, नीचे वाला पानी गर्म होता है, ऊपर वाली ठंडा होता है, ठंडा पानी नीचे चला जाता है, और गर्म पानी ऊपर आ जाता है ना। तो कन्वेक्शन क्यों होता है, कन्वेक्शन में ग्रेविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। क्योंकि नीचे वाला पानी आपका पहले गर्म हो जाएगा, गर्म पानी हल्का होता है। क्यों हल्का होता है, क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तेज तेज और दूर दूर हो जाते हैं। तो आपका गर्म पानी थोड़ा हल्का हो जाता है, ठंडा पानी भारी होता है। तो जैसे ही नीचे वाला पानी गर्म होगा तो ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला पानी ऊपर चला जाएगा, और ये फिर ये प्रोसेस रिपीट होती है, और धीरे धीरे सारा पानी गर्म हो जाता है। तो कन्वेक्शन में ध्यान से देखना, सिर्फ समझना, ऊपर जो ठंडे एटम्स थे वो नीचे आ जाते हैं। तो एटम्स मूव फ्रॉम
वन प्लेस टू अनदर। तो आपके जो एटम्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, करे कि नहीं करे? ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आ गया और नीचे वाला गर्म पानी ऊपर चला गया। और कन्वेक्शन में भी रिक्वायर्स मीडियम, क्योंकि कन्वेक्शन भी क्यों हो रहा है? एटम्स के कारण हो रहा है। तो रिक्वायर्स मीडियम और एटम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कंडक्शन में तो क्या होता है, आपके एटम मूव नहीं करते हैं। तो ये कन्वेक्शन है। और याद रखना, कन्वेक्शन इज ड्यू टू ग्रेविटी। कन्वेक्शन ग्रेविटी के कारण होता है। अगर ग्रेविटी चली गई, मान लो तुम स्पेस में चले गए और स्पेस में पानी गर्म कर रहे हो, तो नीचे वाला पानी नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, है ना? यहां पे ग्रेविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कन्वेक्शन में। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, ये तीनों पॉइंट्स लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछो। और ये एग्जांपल याद रखना, राइट वन एग्जांपल फॉर कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का एग्जांपल याद रखना। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देवांश कोई डाउट है? शिवांश, स्वरा, अनुष्का, परीन, ध्रुव, तुम्हें समझ में आ गया कंडक्शन और कन्वेक्शन की डाउट है? कंडक्शन और कन्वेक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि कन्वेक्शन में क्या होता है, एटम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, है ना? कंडक्शन में ऐसा नहीं है। देवांश, शिवांश कोई डाउट है तो पूछो, स्वरा कोई डाउट है तो पूछो। रिक्वायर मीडियम और कन्वेक्शन इज ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि भारी चीज नीचे क्यों आएगी? ग्रेविटी के कारण। ध्रुव कहां पे डाउट है ये पूछ। कन्वेक्शन में कहां डाउट है बेटा? आप ये पूछो। आपने गर्म किया तो नीचे वाला पानी गर्म हो गया, ऊपर वाला ठंडा है। ठंडा पानी भारी होता है, गर्म पानी हल्का होता है। तो जो भारी चीज है वो नीचे आ जाएगी, ठंड और गर्म चीज ऊपर चली जाएगी। तो यहां पे एटम्स का रियल में मूवमेंट होता है। तो एटम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और आपका हीट ट्रांसफर होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। इसमें ग्रेविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसको क्या चाहिए होता है? रिक्वायर्स मीडियम। ठीक है। और अब तीसरा, तीसरा टॉपिक है आपका, वो है रेडिएशन। लेकिन रेडिएशन पढ़ने से पहले एक चीज अब तुम सब समझना। रेडिएशन पढ़ने से पहले एक चीज जो बेसिकली ट्वेल्थ में आती है, पर तुम समझना। देखो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करता है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो उससे क्या निकलती है? आपकी वेव्स निकलती है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो वहां से क्या निकलती है? वेव्स निकलती है। और इन वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? आपने शायद पहले ये कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करता है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा पड़ा वाइब्रेट कर रहा है, तो यहां से क्या निकलेगी? यहां से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी, है ना? तो तीसरा है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है? सपोज करो कि ये आपका कोई मटेरियल है, और ये मटेरियल किससे बना हुआ है? मान लो ये मटेरियल बना हुआ है एटम्स से। आप मुझे बताओ, एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मान लो कि मैं इस मटेरियल को गर्म करता हूं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, तो होगा क्या? आपका ये एटम वाइब्रेट करेगा, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वाइब्रेट करेगा, और यहां से आपकी क्या निकलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी। क्या निकलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी। और इस तरीके से आपका हीट एनर्जी क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन अ मटेरियल एमिट्स एनर्जी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। तो अगर आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ, तो उसमें एटम वाइब्रेट करते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, और वहां से क्या निकलती है? वेव्स निकलती है, मतलब एनर्जी। तो व्हेन ए मटेरियल एमिट्स एनर्जी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड एज देन इट इज कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशन। तो ये जो एनर्जी और रेडिएशन निकल रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके टेम्परेचर के कारण, देखो अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे, तो एनर्जी कम निकलेगी। अगर यही टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये तेज तेज वाइब्रेट करेंगे, तो एनर्जी ज्यादा होगी।
तो व्हेन अ मटेरियल एमिट्स एनर्जी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशन। और याद रखना यहां पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। आप खुद सोचो, सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है कि नहीं? सन और अर्थ के बीच में क्या है? वैक्यूम। तो सन से लेके अर्थ तक जो हीट पहुंच रही है वो किस फॉर्म में पहुंचती है? थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में, है ना? तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो व्हेन ए मटेरियल एमिट्स एनर्जी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशन। तो ये आपका रेडिएशन है। तो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने के तीन तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और कोई डाउट है इन तीनों में तब आप पूछ सकते हो। इन तीनों में कोई भी डाउट है तब आप पूछ सकते हो। हाँ पूछो। सर तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के केस में भी तो रेडिएशन होता होगा, हाँ होता है ना, क्योंकि डेफिनेटली एटम्स। होता है, डेफिनेटली होता है बेटा, होता है। क्योंकि यस कंडक्शन में भी सर। तेरे एटम वाइब्रेट करेंगे, डेफिनेटली रेडिएशन भी होगा। वो तो मैंने इन तीनों को अलग अलग पार्ट करके समझाया कि इसको रेडिएशन बोलते हैं, इसको कंडक्शन, इसको कन्वेक्शन। होता है ना, डेफिनेटली होता है ना? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अब देखो है क्या, अब तुम मेरी बात सुनना। एक्चुअली है क्या यार, अब सीबीएसई ने क्या किया, इनसे रिलेटेड जो दो तीन फॉर्मूले थे वो सिलेबस से रिमूव कर दिए। अब वो मैं तुम्हें अलग से करा दूंगा, जैसे देवांश तेरे को अलग से करा दूंगा, अनुष्का, बाकी जिसको नहीं करना है अलग बात है, जिसको करने हैं उन सबको मैं वो करा दूंगा, रेडिएशन और कंडक्शन के न्यूमेरिकल, है ना? अपनी बुक में इतना ही है, इसके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पोर्शन है वो मैं तुम्हें अलग से करा दूंगा एक दिन, ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को करना है मुझे। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये कोई मेटल का टेबल है, मान लो कि ये कोई मेटल का टेबल है, और मान लो कि इस मेटल के टेबल पे, मान लो कि मम्मी ने कोई एक कंटेनर रखा और उस कंटेनर में गर्म पानी भर दिया। क्या भर दिया? हॉट वाटर। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो यार ये गर्म पानी जो है ना वो थोड़ा ठंडा हो गया। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे क्या हुआ होगा? क्या यहां पे कंडक्शन हुआ होगा? क्या यहां पे कन्वेक्शन हुआ होगा? क्या यहां पे रेडिएशन निकली होगी? सोचो, एक मेटल का टेबल है और मैंने इस मेटल के टेबल पे कंटेनर में गर्म पानी भर रखा है, और थोड़ी देर के बाद ये गर्म पानी ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया। तो क्या यहां पे कंडक्शन हुआ होगा? क्या यहां पे कन्वेक्शन हुआ होगा? क्या यहां पे रेडिएशन हुआ होगा? सोचो। देखो, गर्म पानी के अंदर एटम्स हैं, तो एटम वाइब्रेट करेंगे। तो एटम कंटेनर के कांटेक्ट में, तो कंटेनर के एटम वाइब्रेट करेंगे। कंटेनर मेटल के कांटेक्ट में, तो मेटल के एटम वाइब्रेट करेंगे। तो कंडक्शन तो होगा। और तुम कभी ये पता है करके भी देख सकते हो, इवन पता है, अगर लकड़ी का भी टेबल हो, उस पर कोई गर्म चीज रखो और थोड़ी दूर हाथ लगा के देखना, तुम्हें ये पार्ट थोड़ा गरम गरम लगेगा, कंडक्शन। तो यहाँ पे कंडक्शन क्या होगा? यहाँ पे कंडक्शन तो होगा, डेफिनेट बात है। कंडक्शन तो क्या होगा? यहाँ पे पक्का होगा। अब अगर इस गर्म पानी की तपेली के ऊपर तुम्हारी उंगली रखना या तुम्हारा हाथ रखना, तुम्हें लगेगा यार गरम गरम भाप आ रही है अंदर से, ऐसा तुम्हें ना गरम गरम लगेगा। तो वो क्या होगा? रेडिएशन। वो क्या होगा? रेडिएशन। भाप नहीं, भाप वर्ड मैंने गलत यूज किया। तुम यहां पे भी अपना हाथ रखना इस तरफ, तो भी तुम्हें पता पड़ जाएगा यार ये तपेली तो गर्म है। तो मतलब यहां पे रेडिएशन भी होगा। और तीसरा, यहां पे कन्वेक्शन भी होगा। कन्वेक्शन कैसे होगा? देखो तुम समझना, पानी गर्म है तो ऊपर की जो हवा है वो भी थोड़ी गर्म हो जाएगी, और इसके ऊपर ठंडी हवा है तो ठंडी हवा नीचे आ जाएगी, गर्म हवा ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे कन्वेक्शन भी होगा। तो कंडक्शन भी हुआ, रेडिएशन भी हुआ, कन्वेक्शन भी हुआ। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। और इन तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? रेडिएशन में कोई एटम की जरूरत नहीं है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। कंडक्शन को भी मीडियम की जरूरत होती है, कन्वेक्शन को भी मीडियम की जरूरत होती है। कंडक्शन में तो क्या होता है, पार्टिकल अपनी जगह पड़े पड़े वाइब्रेट करता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, सारा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जो गर्म चीज है वो जो ठंडी चीज है वो गर्म की जगह आ जाती है, क्योंकि ठंडी चीज भारी होती है और गर्म चीज ऊपर चली जाती है। और रेडिएशन कब निकलती है? दुनिया में अगर कोई भी चीज गर्म है तो वहां से रेडिएशन पक्का निकलती है। ये बात याद रखना, कोई भी चीज गर्म है तो वहां से रेडिएशन पक्का निकलेगी। तो ये तीन है। किसी को इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये है आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहा हूं, वो है थर्मोडायनेमिक्स। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो।
ओके, कोई डाउट नहीं है। तो इसके क्या नोट्स लिखने हैं, वैसे तो मैंने जो तुम्हें बताया वही लिखने हैं, इसके अलावा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है तो अब हम चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम किसकी स्टडी करेंगे? हम गैसेस स्टडी की स्टडी करेंगे। और ये केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स में जनरली मैं क्लोज्ड कंटेनर्स की बात करूंगा। क्लोज्ड का मतलब है जो चारों ओर से बंद होंगे। मतलब एक बार अगर आपने मान लो अंदर गैस बंद कर दी तो ना तो और गैस अंदर आ सकती है, ना और गैस अंदर से बाहर जा सकती है। तो जनरली मैं किसकी बात करूंगा? क्लोज्ड कंटेनर्स की बात करूंगा। और थर्मोडायनेमिक्स में हम चार चीजें निकालना सीखते हैं। क्या? एक तो अगर गैस है तो गैस का प्रेशर कितना है, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, कंटेनर के अंदर टेम्परेचर कितना है, और चौथा कंटेनर के अंदर कितनी गैस भरी है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जिसको डिनोट करते हैं हम एन से। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम क्या करेंगे? किसी गैसेस स्टेट की स्टडी करेंगे, प्रेशर निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, टेम्परेचर निकालना सीखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स। तो लिख लो, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है? स्टडी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। स्टडी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब है अगर मान लो मैं बाहर से कोई वर्क करता हूं, कंप्रेस करता हूं, एक्सपांड करता हूं, तो वो, तो जनरली हम किसकी स्टडी करेंगे? ये सिस्टम है। ये जो क्लोज्ड कंटेनर है ना, ये एक सिस्टम है। हम सिस्टम की स्टडी करेंगे और इसके आसपास जो सराउंडिंग है उसकी स्टडी करेंगे। और हम चार चीजों पे ध्यान देंगे: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ पोल्स। है ना? लिख लो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो थर्मो, साइड में लिख लेना स्टडी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है ना? और हम किसकी स्टडी करेंगे? गैसेस स्टेट की स्टडी करेंगे, ठीक है। सॉलिड लिक्विड की नहीं करेंगे। किसकी करेंगे? गैसेस की, मतलब फ्लूइड, फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या? स्टडी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। और सिस्टम में क्या चीजें? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब तुम समझना, सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लॉज गवर्निंग थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में काफी लॉ हैं, एक एक करके मैं तुम्हें लॉ सिखाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, बॉयल्स लॉ। सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ में लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और याद रखना कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इफ pressure is increased, if pressure is increased, volume will decrease। तो अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। सपोज करो कि आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लो आपने गैस भरी हुई है ना? अगर तुम इस कंटेनर को कंप्रेस करोगे प्रेशर लगा के तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम घट जाएगा। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा। और यही अगर आप प्रेशर घटाओगे तो होगा क्या? आपका कंटेनर क्या करेगा? एक्सपांड कर जाएगा, है ना? तो याद रखना, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब इस प्रोसेस में मैं कोई टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि टेम्परेचर बरकरार रहे, जितना है उतना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर तुम किसी सिस्टम पे प्रेशर लगाओगे तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आप किसी भी सिस्टम को लो, उसको कंप्रेस करो, उस पर प्रेशर लगाओ, तो होगा क्या? उसका वॉल्यूम घट जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। और मान लो तुमने प्रेशर घटाया, मान लो आपने क्या किया? प्रेशर घटाया, तो क्या होगा? कंटेनर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? वो इस कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। तो अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस, इफ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम विल डिक्रीज।
लिख लो अपनी कॉपी में इसको, और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हमें कांस्टेंट से, P इक्वल टू के अपॉन वी। प्रपोर्शन की जगह क्या लगाया, कांस्टेंट, तो V को उधर लेके जाओ तो हम लिखेंगे PV इक्वल टू कांस्टेंट। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप क्या इक्वेशन यूज करोगे P1V1 इक्वल टू P2V2। क्यों? क्योंकि आप कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो आपका आंसर के ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, सेम आएगा। इसलिए P1V1 इक्वल टू P2V2। लिख लो अपनी कॉपी में, एक तो ये इक्वेशन लिख लो, ये जो लिखा हुआ है वो लिख लो, और ये जो फॉर्मूला लिखा है वो लिख लो, और इसका ग्राफ बना लेना, किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम घटेगा, और यहां पे लिख लेना टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। लिख लो अपनी कॉपी में, तो ग्राफ बना लो, फॉर्मूला लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, और फिर अपन एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, अगला न्यूमेरिकल तुम्हें करना है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि यदि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, फिर बहुत चीजें चेंज हो जाती है। तो बॉयल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो बॉयल ये बोलता है कि यार अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर तुम किसी सिस्टम पे प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यही तुम प्रेशर घटाओगे तो सिस्टम अपने आप एक्सपांड कर जाएगा, क्योंकि अगर आप बाहर से प्रेशर घटाओगे तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो सिस्टम एक्सपांड कर जाएगा। तो प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, है ना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज प्रेशर इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम विल डिक्रीज। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रपोर्शन की जगह कांस्टेंट लगाया K, P इक्वल टू K अपॉन V को उधर लेके आया तो PV इक्वल टू K, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए P1V1 इक्वल टू P2V2। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लो, बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। सर हाँ पूछो। सर इसमें P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 कैसे आया? देख देख देवांश, पीवी इक्वल टू के, देखो समझ में आया, पी इक्वल टू के अपॉन वी। तो वी को उधर गया तो पीवी इक्वल टू के। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैथमेटिकल देखो इक्वेशन दिख रही है, इसका मतलब है कि तू कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा आंसर हमेशा के ही आएगा। तो अगर मान ले स्टेज 1 पे तूने मल्टीप्लाई किया तो P1V1, मान ले तूने आइसोथर्मल प्रोसेस करी, मान ले कि तूने इस सिस्टम पे प्रेशर लगाया और उसका वॉल्यूम घट गया, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे, चाहे पॉइंट नंबर 1 पे, चाहे पॉइंट नंबर 2 पे, चाहे पॉइंट नंबर 3 पे, हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके सर। एक अभी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है ये, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब हैज प्रेशर ऑफ 10,000 पास्कल। If pressure is increased to 20,000 पास्कल, तो आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा होगा। फाइंड फाइनल वॉल्यूम, फाइंड फाइनल वॉल्यूम। तो पहले प्रेशर कितना था, 10,000 पास्कल। पहले वॉल्यूम कितना था, 2 मीटर क्यूब। बाद में आपने प्रेशर कितना कर दिया, 20,000 पास्कल। और बाद में वॉल्यूम कितना है, नहीं पता। तो मैंने तुम्हें क्या इक्वेशन दिखाई, P1V1 इक्वल टू P2V2। और यहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आपके पास P1 है, V1 है, P2 है, V2 निकालना है। तो कितना आएगा चेक करो, V2। तो ये आएगा आपका 1 मीटर क्यूब। आना भी यही चाहिए, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपका वॉल्यूम घटेगा। तो देखो आपका 2 से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके के आते हैं बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन। तो बॉयल्स लॉ में बेसिकली होता क्या है, अगर तुम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो और उस पर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा, है ना। और कांस्टेंट टेम्परेचर वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर एक लॉ में और पढ़ाऊंगा, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो।
a container of volume 5 meter cube has pressure equal to 5000 pascal if the container expands isothermally. अब तुम देखो एक्सपांशन हो रहा है टू 10 मीटर क्यूब, तो पहले 5 मीटर क्यूब था, अब का वॉल्यूम कितना हो गया 10 मीटर क्यूब. फाइंड फाइनल प्रेशर. फाइंड फाइनल प्रेशर. तो आपको बताना है कि फाइनली प्रेशर कितना होगा. सोचो क्या आएगा इसका आंसर. अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब हैज प्रेशर ऑफ 5000 पास्कल इफ द कंटेनर एक्सपांड्स आइसोथर्मली, मतलब बॉयल्स लॉ है, टू 10 मीटर क्यूब. नया वॉल्यूम कितना है 10. फाइंड फाइनल प्रेशर. चेक करो P1 कितना है, चेक करो V1 कितना है, चेक करो P2 कितना है, V2 कितना है, और फिर ये इक्वेशन लगाओ P1 V1 इक्वल टू P2 V2. चेक करो क्या आंसर आएगा. तो P1 कितना है 5000 पास्कल, V1 कितना है 5 मीटर क्यूब, V2 कितना है 10 मीटर क्यूब. P2 नहीं है अपने पास, तो P2 कितना आ जाएगा चेक करना. ये आएगा तुम्हारा 2500 पास्कल आएगा. देखना, क्योंकि आपने वॉल्यूम बढ़ाया मतलब अंदर का प्रेशर घट गया. और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े. एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा लंबा है, चार्ल्स लॉ और गैल्यूसेक लॉ. तो या तो आज ही कोई डाउट है तुम्हें किसी टॉपिक में तो पूछ लो आप, क्योंकि 3-4 मिनट और बचे मेरे हिसाब से. इसी में कोई डाउट है तो पूछ लो. कंडक्शन में कोई डाउट है, कन्वेक्शन में कोई डाउट है, रेडिएशन में कोई डाउट है, या फिर चार्ल्स बॉयल्स लॉ में कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि वो टॉपिक पूरा हो नहीं पाएगा. मैं चालू करूंगा तो भी हो नहीं पाएगा. तो नेक्स्ट क्लास में अपन सारे लॉ भी कर लेंगे और सारे वर्क भी कर लेंगे. तो नेक्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सारे ग्राफ भी कराऊंगा, सारे वर्क भी कराऊंगा, सारे लॉ भी कराऊंगा. हाँ स्वरा, तेरा क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट का रेशियो कैसे निकालते हैं. स्वरा वो कोई हाईफाई क्वेश्चन नहीं है स्वरा. जैसे मान ले कि स्पेसिफिक हीट का रेशियो का मतलब तो क्या होता है, जैसे मान ले कि ये एक मास है M1, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1. ये एक मास है M2, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2. तो इनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा S1/S2. ये आपको निकालना है. किसी क्वेश्चन का पार्ट था क्या ये, तो मुझे क्वेश्चन दे दे. ऐसे निकालते हैं. तो जैसे मान ले कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी का टेम्परेचर T1 है, एक बॉडी का टेम्परेचर T2 है, और मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया और इनका फाइनल टेम्परेचर T हो गया, और आपको मान लो पूछा है कि इनका रेशियो क्या है. तो कैसे करेंगे, जैसे मान ले कि T1 ग्रेटर देन T2 था, तो इसका मतलब क्या है, यहां से एनर्जी निकली होगी और वहां पहुंची होगी. तो इसने कितनी एनर्जी दी, देख इसने कितनी एनर्जी दी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर T1 - T. और जितनी एनर्जी यहां से निकली उतनी वहां पहुंची. तो इसका टेम्परेचर T2 था, बाद में कितना हो गया 2T हो गया. तो इसके लिए क्या लिखेंगे M2S2, और ये आ जाएगा तेरा T-T2. तो इन दोनों को बराबर करना. टी निकालने का तरीका तो मैं तुझे सिखा रखा है, याद है मैंने तुम्हें जब फॉर्मूला पढ़ाया था. टी तो आप निकाल सकते हो, बस यहां पे पुट कर देना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा. तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, कैलोरीमेट्री यही तो बोलती है कि एक बॉडी से अगर 200 जूल निकलेगा तो दूसरी बॉडी के पास भी कितना पहुंचेगा 200, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा. तो मान ले कि फाइनल टेम्परेचर T है, तो पहली बॉडी का टेम्परेचर T1 था, वो घट के कितना हो गया T. तो इससे कितनी एनर्जी निकली, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर. और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर T2 था, वो बढ़ के कितना हो गया T. तो उसको कितनी एनर्जी मिली, मास कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है,
और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, इन दोनों को बराबर करना, और टी मैंने तेरे को निकालना सिखा रखा है, देखो S1/S2 मिल जाएगा यहां से। हाँ देवांश, सन के अंदर तीनों होता है। हाँ स्वरा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, पर हाँ वो मुझे मुझे तेरा क्वेश्चन याद आ गया, यही क्वेश्चन है, बस तेरे को वैल्यू पुट करनी है स्वरा इसमें, मुझे तेरा क्वेश्चन याद आ गया, यही क्वेश्चन है। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्लास बेसिकली अपनी वर्क डन पे है, वर्क डन इन आइसोबारिक, आइसोकारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और ग्राफ पे, बिल्कुल मिस मत करना, और नोट्स पूरे साथ साथ लिखते जाना, आज की क्लास के भी और नेक्स्ट क्लास के भी, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू।